अदब इंसान को इस घर में घुसने नहीं देना चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी तू करता है वो तेरी मां जैसा ही है ना? मियोंग ने आंखें बंद की, गहरी सांस ली और धीरे से सब अपमान को अपनी आवाज में उड़ेलते हुए चिल्लाया, अपना मुंह बंद कर, कमीने। तुझे लगता है तू बहुत अक्लमंद है, या तू सोचता है कि तू मुझे अकेले मार सकता है? तेरे पास अपने अमीर बाप के अलावा कुछ भी दिखाने लायक नहीं है। तू सड़क पर चलने वाली गाय जितना भी लायक नहीं है। सांगी इस डांट से अवाक रह गया, कुछ बोल नहीं पाया। मियो अपनी कार में बैठा, अपना सिर स्टीयरिंग व्हील पर टिका लिया और वो सारे अन्याय याद करके रो पड़ा जो उसके साथ हो रहे थे। दूसरी ओर सांगी अपने ऑफिस की कुर्सी पर खाली बैठा था। फिर उसने कहा, भाई मंग, तुझे लगता है कि सीओ उसका साथ दे रहा है? उसने आगे कहा, उसका इस तरह बर्ताव करना नामुमकिन है जब तक उसके पीछे कोई खड़ा ना हो। क्वासू चौंक कर बोला, सीओ? फिर क्वासू बोला, मुझे नहीं लगता कि वो और सीओ प्राइवेटली मिले हैं। सांगी फिर बोला, तुझे क्या पता कि कैप्टन डन कुछ करेगा या नहीं? क्वासू ने ठुड्डी पर हाथ रखा और कहा, कैप्टन डन सच में सीओ के घर पर मौजूद है। होडोक फोन पर बात कर रहा था। दूसरी तरफ से खबर आई, वो सीन सादोंग अस्पताल में है और एक 50 साल की औरत ली चिन के अंतिम संस्कार की देखभाल कर रहा है। होडोक सोचने लगा, लीन, इनका क्या रिश्ता है? दूसरी ओर से जवाब आया, ऐसा लगता है कि सबसे छोटे का इस औरत से कोई संबंध नहीं है। होडोक ने फिर पूछा, तो उसके साथ रहने वाला लड़का? दूसरी तरफ से जवाब आया, नेवी से निकाले जाने के बाद वो छोटे मोटे काम कर रहा है। एक और बात, उसने अपने पिता का घर गिरवी रखकर 300 मिलियन क्वान का कर्ज लिया है और ब्याज तक नहीं चुका पा रहा। होडोक बोला, वो लड़का, क्या तुम उसे उसके बिना जाने ही निपटा सकते हो कि इसके पीछे मैं हूं? दूसरी तरफ से जवाब आया, हाँ, मैं सब कुछ संभालूंगा। होडोक ने फोन काट दिया और सोचा, वो कब से खुद को दुनिया का मालिक समझने लगा। मंग अंतिम संस्कार गृह की पार्किंग में था। कुछ मेहमान वहां आए थे, मगर चुंगू की मां के अंतिम संस्कार वाले हिस्से में कोई नहीं था। मंग खाली बैठा अपनी मां की तस्वीर देख रहा था। मेहनती, दुखी, प्यारी मां। मां, क्या बेहतर है? मैं अब ऐसे जी रहा हूं, फिर भी तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? उसका जीवन बदल चुका था। उसके पास अब पैसा था, मगर मां नहीं थी, तो वो पैसा बस एक कागज का टुकड़ा था। कोई भी मंग का दर्द नहीं समझ सकता था। अचानक उसने अपने दोस्त को बाहर बैठे देखा और कहा, डन, क्या तुझे सब कुछ छोड़कर कहीं और जाने का मन करता है? डन हड़बड़ा गया, फिर मैं चेयरमैन के आदेशों का क्या करूं? मंग भी उलझन में था। मुझे नहीं लगता कि हमें ऐसा करना चाहिए। डन ने देखा कि उसका दोस्त अच्छे मूड में नहीं था और उसे शांत किया। क्यों न थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचे। तू इस पैसे का क्या करेगा? बस वही करेगा जो तेरा दिल कहता है। मंग चिढ़ गया। इस बॉडी स्वैप के बाद कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। फिर दोनों ने रोजमर्रा की भागदौड़ से बचने और एक ऊंचे पहाड़ की चोटी पर जाने का फैसला किया। वहां हजारों मीटर ऊपर ये दोनों दोस्त चावल रोल का मजा ले रहे थे। डन अपना खाना चबा रहा था और पागल चेयरमैन को गालियां दे रहा था। मंग ने सोडा की एक घूंट ली और पूछा, और कुछ? डन बोला, बहुत कुछ। तेरे पास 7 मिलियन क्वान कैश है और तुझे बस इस पहाड़ पर चढ़कर सस्ते किम्बाप रोल्स खाने हैं। मंग ने पूछा, तो फिर एक आदमी जिसके पास 7 मिलियन क्वान है, उसे क्या करना चाहिए? डन के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। उन्होंने पहली बार अमीरी का मजा चखा था, तो उन्हें खुद भी नहीं पता था कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। इस वक्त मियोंग ने अपने सबसे अच्छे दोस्त से पूछा, क्या हमने पिछले कुछ दिनों में वो सब नहीं किया जो हम चाहते थे? तुझे कोरियन बीफ खाकर बोरियत नहीं हो रही? डन ने पलटकर जवाब दिया, अभी भी बहुत कुछ बचा है, जैसे मसाज पार्लर जाना। उसने एक शरारती मुस्कान दी। मंग ने पूछा, मुझे लगा तुझे उन लड़कियों से नफरत है जो पैसे के लिए हंसती है। तूने खुद कहा था कि तुझे मॉल मैनेजर पर दया आई थी। डन ने एक और सुझाव दिया, तो फिर रूम सर्विस कैसी रहेगी? मंग तुरंत बोला,
क्या तू होटल में रेमन पकाना चाहता है और फिर से मैनेजर की डांट खाना चाहता है? डन ने चावल का एक टुकड़ा मुंह में डालते हुए कहा, मैं तो बस सुझाव दे रहा था। तभी मुख्य किरदार अचानक गंभीर हो गया। डन, कुछ लोग हमारा पीछा कर रहे हैं। डन चौंक गया। कौन है ये लोग? मियोंग बोला, कम से कम 4 लोग हैं। वे बारी बारी से हमारा पीछा कर रहे हैं। डन ये सुनते ही उत्साहित हो गया। मुझे नहीं पता ये कौन है, मगर ये गलत लोगों से पंगा ले रहे हैं। इतनी भीड़ में इन्हें लड़ाई करनी थी तो 2 राक्षसों से ही करनी थी। मियोंग ने कहा, मैंने दिखा दिया कि मैं विरासत की दौड़ से हट चुका हूं, मगर फिर भी इन्हें समझ नहीं आ रहा। डन खड़ा हो गया और पूछा, तो क्या करना चाहता है? मियोंग ने अपने दोस्त की ओर देखा और कहा, मतलब? बस कर डालते हैं। जैसे ही उसने इतना कहा, दोनों अलग अलग दिशाओं में तेजी से दौड़ पड़े। एक इधर कूदा, दूसरा उधर भागा। डन ने जल्दी ही घनी झाड़ियों के बीच एक ग्रुप को ढूंढ लिया। 5 लोग थे। डन ने मुस्कुराकर कहा, पकड़ लिया। वो लोग घबरा गए और एक दूसरे को चिल्लाते हुए भागने को कहा। डन ने तेजी से उनका पीछा किया। रुको, कहाँ भाग रहे हो? भाग भी गए तो आखिर में राक्षसों के हाथ ही लगोगे। वो लोग बुरी तरह घबरा गए। अरे, इसने हमें कैसे पकड़ लिया? सामने मत पकड़े जाना। तभी मियोंग जाने कहां से उड़ता हुआ आया और एक बंदे के चेहरे पर तगड़ी लात जमा दी। वो लोगों के सामने खड़ा हो गया और जोर से चिल्लाया, डन। उन लोगों के होश उड़ गए और उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। पीछे से डन पहले ही आ चुका था। उसने अपनी कोहनी झुका ली और पैर ऊपर उठा लिया। एक बदकिस्मत को घूंसा मारा और फिर दूसरे को लात मारकर गिरा दिया। डन की मार्शल आर्ट्स स्किल्स जबरदस्त थी। टोपी पहनने वाला लड़का बुरी तरह पीटा जा चुका था। उसका चेहरा खून से लथपथ हो गया था। डन लड़ते लड़ते और भी ज्यादा जोश में आ गया। उसने 2 उंगलियां उठाई और उस बंदे की आंखें निकालने ही वाला था कि तभी मियोंग जोर से चिल्लाया, रुक जा। डन को बीच में रोक दिया गया जबकि उसका खून खौल रहा था। ये देखकर वो गुस्से में मियोंग को कोसने लगा। मियोंग उस बंदे के पास गया जो अभी अभी डर के मारे थरथर कांप रहा था और कहा, अब समझ में आया कि मामला क्या है? किसने भेजा तुम्हें? वो लोग डरे में मियोंग और डन को कार तक ले गए जो पास में खड़ी थी। बॉडीगार्ड्स ने एक दूसरे की ओर देखा। तभी चश्मा पहने आदमी ने मियोंग की ओर देखा और हाथ जोड़कर अभिवादन किया। मियोंग सोचने लगा, क्या ये मुझे जानता है? फिर वो आदमी बोला, माफ कीजिएगा, ये सब जनरल डायरेक्टर के आदेश थे। मियोंग ये सुनते ही हैरान रह गया। क्या, मेरे पिता? फिर उस आदमी ने कार का दरवाजा खोला और मियोंग को अंदर बैठने का इशारा किया। पहले गाड़ी में बैठिए, कोई हमारा पीछा कर रहा है। जनरल डायरेक्टर आपसे मिलना चाहते हैं। मियोंग गाड़ी में बैठते ही अपने पिता की कॉल सुनने लगा। हाँ, मैं मियोंग बोल रहा हूं। दूसरी तरफ से कड़क आवाज आई, क्या तुमने कैप्टन डन को पकड़ लिया? क्या हुआ? मियोंग चुप रहा, कोई जवाब नहीं दिया। पिता झुंझला गए, अरे घमंडी लड़के, अपने बाप को जवाब दे। कैप्टन डन तुम्हें किसी से मिलवाने वाले हैं। अब बेवजह घूमना छोड़ और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन सीखो। मियोंग ने बेरुखी से कहा, मुझे उत्तराधिकारी बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। पिता का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मेरे बिना तुम ऐसी जिंदगी जी सकते हो? मैंने तुम्हें कुछ वक्त तक अपनी मर्जी से जीने दिया, लेकिन अब तुम हद पार कर रहे हो। मियोंग थोड़ी देर तक शांत रहा, फिर ठंडे लहजे में बोला, अगर मैं सच में इस उत्तराधिकारी की दौड़ में शामिल हुआ तो मैं नर्क के दरवाजे खोल दूंगा। उधर होडोक अभी भी फोन पर मियोंग से बात कर रहा था, लेकिन मियोंग बस चुपचाप उसकी बात सुनता रहा। होडोक ने कहा, मैं तुम्हारे नतीजों का इंतजार कर रहा हूं। तुम्हें मेकअप फैक्ट्री और कोल्ड स्टोरेज संभालना होगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें कांग्रेसमैन हाई की बेटी कोंग मंग की जरूरत पड़ेगी। मियोंग को अचानक वो लड़की याद आ गई जिससे वो पहले मिला था और एक हल्का सा पछतावा उसके दिमाग में घूमने लगा। दूसरी ओर होडोक ने धमकी भरे लहजे में कहा, अगर तुमने ये सब नहीं किया
तो तुम्हारे साथ जो लड़का घूम रहा है वो भी मौत की सजा पाएगा। इसी दौरान दूसरी कार में बैठा संगी चुपचाप मियों की हर हरकत पर नजर रख रहा था, लेकिन मियों को इसकी कोई परवाह नहीं थी। वो बस अपने पिता से बहस करता रहा। आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हारे पास मुझे जान से मारने की धमकी देने के अलावा कोई और वजह नहीं बची? होडोक बस हल्की मुस्कान के साथ बोला, अब समझ आया कि कैप्टन डन ने कहा था कि तुम बदल चुके हो। मैं भी जानना चाहता हूं कि तुम्हें किस चीज ने बदला, लेकिन एक चीज याद रखना, अब और गलत कदम मत उठाना। उत्तराधिकारी तो तुम्हें बनना ही पड़ेगा। मियोंग ने जवाब दिया, आमतौर पर मैं तभी उत्तराधिकारी बनता जब मेरा भाई फेल हो जाता, लेकिन अगर मैं बनता हूं तो पूरी कंपनी मेरी होगी। इसमें क्या बुरा है? होडोक ने सीधा जवाब दिया, साफ साफ सुन लो, अगर कल तक तुम कंपनी वापस नहीं लौटे तो तुम्हारे आसपास के लोग तकलीफ में पड़ जाएंगे। उम्मीद है तुम्हें समझ आ गया होगा। जब सब कुछ खत्म हो जाएगा तो मैं तुम्हें आधिकारिक तौर पर उत्तराधिकारी घोषित कर दूंगा, लेकिन शर्त यह है कि तुम वो रिजल्ट लाकर दिखाओ जो मैं चाहता हूं। मियों कुछ देर के लिए ठहर गया, फिर अपनी ही दुनिया में गुम होकर बोला, अगर मैं गलती से नर्क के दरवाजे खोल दूं तो मैं तुम्हें भी अपने साथ खींच लूंगा। यह धमकी सुनकर होडोक हंसा और बोला, इंटरेस्टिंग, अब बस तुम्हारे लौटने की खबर का इंतजार रहेगा। बातचीत खत्म होते ही मियोंग ने फोन चीफ डन को लौटा दिया। इसी दौरान चीफ डन ने उसे एक तगड़ी खबर सुनाई, अगर तुम्हें जानना है तो सुनो, तुम्हारी मां ढोनान में है। मियोंग ने झट से पूछा, चेयरमैन को भी पता है? डन ने जवाब दिया, हाँ बिल्कुल। अगले ही पल चीफ डन कार से बाहर निकल गया। उसने कार का दरवाजा हल्का सा खोला ताकि बाहर खड़े दो लोग मियोंग को देख सके। उन दोनों की आंखों में बेचैनी साफ झलक रही थी। चाहे वो तान हो या मियोंग, दोनों की एक ही मंजिल थी और वे साथ ही रवाना हुए। अब शाम ढल चुकी थी। उनकी कार एक सड़क किनारे के छोटे से रेस्टोरेंट पर रुकी। अंदर डन और मियोंग के बीच सिर्फ आपस की बात हो रही थी। डन ने कहा, मिस्टर चेयरमैन, मैं एक बात को लेकर बहुत ज्यादा क्यूरियस हूं। मियोंग ने उसकी ओर देखा, लगता है तुम्हें सच में कुछ जानना है। डन ने पुरानी बात छेड़ते हुए पूछा, जब हम ट्रेनिंग कर रहे थे तब क्या तुम्हें पहले से अंदाजा था कि हमें किसी दिन पहाड़ से कूदना पड़ेगा? मियोंग चौंका, तुम अचानक ये क्यों पूछ रहे हो? डन ने कहा, मुझे हमेशा से इस बात की जिज्ञासा थी। जब हम जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे थे तब तुमने पहाड़ से कूदने का फैसला क्यों लिया? मैं अब तक नहीं समझ पाया। मियोंग ने ठंडे अंदाज में जवाब दिया, बिल्कुल नहीं। शुरुआत में तो ऐसा कुछ सोचा भी नहीं था, लेकिन अगर तुम घायल नहीं होते तो मैं कोई और रास्ता ढूंढता, क्योंकि अगर कुछ गड़बड़ हो जाती तो हम दोनों का खेल वही खत्म हो जाता। मैंने कूदने से पहले अच्छी तरह देखा था कि हमें कहां गिरना है ताकि हम बच सके। डन ये सुनकर चौंक गया, तुम अब तक के सबसे पागल इंसान हो जिससे मैं मिला हूं। मियोंग ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, तुम अचानक इतना क्यों पूछ रहे हो? क्या तुम्हें लग रहा है कि हम किसी ऐसी सिचुएशन में? डन ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, बस जिज्ञासा थी। इस बीच मियोंग ने एक और पुरानी बात छेड़ दी और माहौल और गहरा हो गया। मियोंग ने डन से पूछा, अगर मैं तुमसे दोबारा कहूं कि पहाड़ से कूद जाऊं तो क्या तुम मुझ पर भरोसा करोगे और मेरे पीछे आओगे? डन ने अभी अभी मांस का टुकड़ा मुंह में डाला था, लेकिन इस मुश्किल सवाल के कारण उसे अपनी चॉपस्टिक्स नीचे रखनी पड़ी। उसने गहरी सांस लेते हुए जवाब दिया, चाहे मैं गरीब हालत में जी रहा था, लेकिन मैंने कभी अपना आत्मसम्मान नहीं खोया। जिस दिन तुम मुझे मेरे घर से लेकर आए थे, उस दिन से मैंने तुम्हारा साथ सिर्फ पैसे के लिए नहीं दिया, बल्कि मैं चांग युई की पैनी दृष्टि पर विश्वास करता हूं। डन की ये बात सुनकर मियोंग के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उसकी आंखों में डन के लिए पूरा भरोसा झलक रहा था। कुछ पलों की शांति के बाद मियोंग ने कहा, तो अब हमें नर्क के दरवाजे खोलने होंगे, है ना? फिर उसने मजाकिया अंदाज में कहा, स्वर्ग के दरवाजे खोलना तो मेरी इमेज से बिल्कुल उलट होगा। उसकी इस बात पर जोरदार हंसी गूंज उठी,
जो लगभग हास्यप्रद लग रही थी। अगली सुबह दोनों शहर वापस लौट आए। मियोंग घर आकर आराम कर ही रहा था कि अचानक सुबह 7 बजे एक कॉल आई। उसने फोन उठाते हुए सोचा, इतनी सुबह कौन कॉल कर रहा है? लेकिन फिर भी उसने फोन उठाया। मैं मियोंग बोल रहा हूं। दूसरी तरफ से आवाज आई, क्या ये चेयरमैन मियोंग है? मैं सीईओ के निर्देश पर कॉल कर रहा हूं। मेरा नाम चिंडू है। मियोंग ने संक्षेप में जवाब दिया, तो बताओ क्या बात है? चिंडू ने कहा कि उसे आज सुबह 8 बजे मियोंग से मीटिंग करनी थी, जिससे मियोंग को और भी ज्यादा संदेह हुआ। उसने पूछा, क्या कोई समस्या है? चिंडू ने समझाया, मुझे सुनने में आया है कि आप आज से अपनी पोजीशन पर वापस आ रहे हैं। सीईओ ने मुझे निर्देश दिया है कि मैं आपको बेसिक बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन सिखाऊं, ताकि आप चेयरमैन होने के नाते कंपनी को सही तरीके से संभाल सके। मियोंग ने झट से हामी भर दी। समझ गया, 1 घंटे में मिलते हैं। फोन रखने के बाद चीफ डन ने मजाक में कहा, सुबह 7 बजे से काम शुरू हो रहा है, लगता है अब आराम करने का वक्त नहीं बचा। कुछ ही समय बाद तय समय के अनुसार चिंडू मियोंग के घर पहुंच गया। उसने औपचारिकता से कहा, आपसे मिलकर खुशी हुई चेयरमैन। मेरा नाम चिंडू है। मियोंग ने उसे अंदर बुलाया, लेकिन चिंडू ने गंभीरता से जवाब दिया, यहां सोफे पर ही ठीक है। उसकी काम के प्रति निष्ठा को देखकर मियोंग ने उसे ज्यादा औपचारिकता में नहीं उलझाया। दोनों अपने अपने स्थान पर बैठ गए। मियोंग ने पूछा, क्या तुम कॉफी लोगे? चिंडू ने विनम्रता से कहा, हां, बहुत शुक्रिया। जल्द ही मियोंग ने 2 गर्म कॉफी मग मंगवा लिए। जैसे ही कॉफी आई, चिंडू ने बिना किसी भूमिका के सीधा कहा, आप वैसे बिल्कुल भी नहीं है जैसा मैंने आपके बारे में सुना था। यह सुनकर मियोंग को दिलचस्पी हुई कि लोग उसके बारे में क्या बातें करते थे। उसने पूछा, लोग क्या कहते हैं मेरे बारे में? चिंडू ने बिना किसी झिझक के सीधे कहा, मैंने सुना है कि आप बेहद आत्ममुग्ध, स्वार्थी और असामाजिक हैं। मियोंग हल्का सा मुस्कुराया और ठंडे स्वर में बोला, तो फिर तुमने बिल्कुल सही सुना है। लेकिन फिर उसने गंभीर होते हुए पूछा, अब असली मुद्दे पर आते हैं, मुझे क्या जानना जरूरी है? चिंडू ने जवाब दिया, आपको 2 चीजें सीखनी होंगी। पहली, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसकी मैंने पहले बात की थी, और दूसरी, आपका इनर सर्कल में डेब्यू। मियांग के चेहरे का एक्सप्रेशन तुरंत बदल गया जब उसने इनर सर्कल सुना, जैसे कोई बड़ा बोझ अचानक उस पर आ गिरा हो। ये तो एक जैसी सोच वाले लोगों का ग्रुप होगा। उसने मन ही मन सोचा, लेकिन उस ख्याल को झटक दिया। चिंदू ने कहा, हम आज के दिन खत्म होने से पहले तुम्हें कोरिया क्लब में रजिस्टर कर देंगे। फिर उसने थोड़ा एक्सप्लेन किया, ये क्लब टॉप 50 सबसे अमीर कंपनियों और उनके फैमिली मेंबर्स के लिए एक हाई क्लास सोशल इवेंट है। उसने अपनी जेब से कुछ निकाला और बोला, रजिस्ट्रेशन फीस 200 मिलियन क्वान है और एनुअल फीस 100 मिलियन क्वान होगी, जो तुम्हारे अकाउंट से तुरंत डिडक्ट कर दी जाएगी। इतनी बड़ी रकम सुनकर भी मियांग को कोई झटका नहीं लगा, क्योंकि उसके हिसाब से इस लेवल के लोगों के लिए यह सब नॉर्मल था। चिंदू आगे बढ़ा, तुम डीजी वॉन ग्रुप के तहत इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन में हो, जो देश की 5वीं सबसे अमीर कंपनी है। लेकिन एक पेंच है। उसकी आवाज अचानक धीमी हो गई। तुम्हें रेगुलर एम्प्लॉय की तरह नहीं चुना गया है। तुम्हें एक सिलेक्शन डेब्यू से गुजरना होगा और तुम्हें सेकंड टीयर क्लब पर फोकस करना होगा, जिसे क्लब की बी टीम कह सकते हैं। मियांग ने बिना सोचे तुरंत जवाब दिया, मुझे और डिटेल चाहिए। चिंदू ने समझाया, एक और क्लब है जिसमें उन्हीं लोगों को जगह मिलती है जो सक्सेसर्स हैं या जिनकी नेटवर्थ 100 बिलियन से ज्यादा है। चूंकि सिर्फ कोरिया क्लब के मेंबर्स ही इसमें जा सकते हैं, मैं सजेस्ट करूंगा कि तुम वहां सही लोगों से दोस्ती करो। जब तुम क्लब ज्वाइन करो तो सिडोन से मिलो और उसके साथ वहां जाओ। ये नाम सुनते ही मियांग का दिमाग तेजी से घूम गया, जैसे किसी अनचाही याद ने उसे जकड़ लिया हो। फिर चिंदू ने जोड़ा, कांग्रेसी हियो ने तुम्हारे लिए इनर सर्कल मीटिंग की रिकमेंडेशन लिखी है, तुम्हें इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। मियांग ने आधी आंखों से उसकी तरफ देखा। यह सिखाने का तरीका नहीं है, ये एक ऑर्डर है।
एक अजीब सा एहसास उसके अंदर उमड़ने लगा, जैसे कोई उसे किसी काली खाई में धकेल रहा हो। भले ही उसने इस फीलिंग को कई बार झेला था, लेकिन हर बार ये नया और डरावना लगता था। अचानक वो बड़बड़ाने लगा। क्यों? अगले ही पल वो खुद को कांग्रेसी हीरो के ऑफिस में खड़ा पाया, जहां एक और आदमी मौजूद था। कांग्रेसी हीरो ने पूछा, क्या तुम हमारे लैब में भी यही दोहरा सकते हो? शायद 6 महीने में मुमकिन हो, उसने जवाब दिया। तो मान लो कि हमने इसे डेवलप किया, लेकिन तुम्हें यह पता होना चाहिए कि ओरिजिनल प्लान से इसे थोड़ा अलग रखना जरूरी होगा, सही? तभी उसने एक रहस्यमयी बोतल निकाली और कहा, इसके साथ हमारा प्रोडक्ट अभी मौजूद किसी भी चीज से बेहतर होगा। अगर हमने इस प्लान को फॉलो किया तो हम जल्द ही डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट्स पर राज करेंगे। टेबल पर कुछ और कॉस्मेटिक बोतलें रखी थी, जिन पर मियांग की नजर पड़ी और वो अंदर तक हिल गया। मेकअप मार्केट। कांग्रेसी हीरो ने फिर कहा, तो क्या हमें इस पर डील करनी चाहिए कि हम इसे 6 महीने में डेवलप कर लेंगे और प्रॉफिट में अपना हिस्सा मांगेंगे? उसके सामने खड़ा आदमी थोड़ा घबरा गया, लेकिन दुआन इस मार्केट में बहुत बड़ा नाम है, तो क्या? वो बेहद लालची है, हीरो ने ठंडे लहजे में कहा। मियांग अब तक पूरी कहानी समझ चुका था। वो जानता था कि सो नाम का शख्स भी इस प्लान का हिस्सा हो सकता है और उसे इस पर नजर रखनी होगी। उसे लग रहा था कि कोई पहले से बने प्रोडक्ट्स को चोरी करने की प्लानिंग कर रहा है। अचानक उसके शरीर में हल्की झुनझुनी होने लगी, जैसे उसका दिमाग रियलिटी में लौटने वाला हो। कुछ ही सेकंड में वो फिर से अपने शरीर में लौट आया। चिंदू ने उसके चेहरे के एक्सप्रेशन को देखते हुए पूछा, चेयरमैन, क्या आप ठीक हैं? हाँ, मैं ठीक हूं। हम किस बारे में बात कर रहे थे? मियांग ने खुद को संभालते हुए पूछा। मैं पूछ रहा था कि तुम शायोन और डैन टैग कब विजिट करने वाले हो? मियांग कुछ सेकंड के लिए चुप हो गया, फिर तेजी से सोचने लगा। डी कॉन्टैक्ट मेकअप फैक्ट्री, क्या यही उस विजन का मतलब था? कुछ देर बाद उसने जवाब दिया, कैसा रहेगा अगर मैं आज दोपहर ही वहां जाऊं? ये मेरी पहली ऑफिशियल विजिट होगी। मियांग ने कहा, पहली ऑफिशियल विजिट के लिए मुझे एक अच्छा सूट तैयार करना होगा। चिंदू ने तुरंत हामी भरते हुए कहा, एक्सीलेंट चॉइस। बस कपड़े चुनने के लिए भी तुम्हारी यही सोच है, तो आगे के फैसले भी दमदार होंगे। सब कुछ समझाने के बाद वो खड़ा हुआ और आगे बोला, आज दोपहर मैं तुम्हें बिजनेस समरी भी प्रोवाइड कर दूंगा, और क्योंकि तुम 2 अलग अलग ब्रांड्स को मैनेज करने वाले हो, मैं सजेस्ट करूंगा कि तुम्हारे लिए एक मैनेजमेंट ऑफिस सेटअप किया जाए, जैसा कि मेरे भाइयों के पास है। शिंगू ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, मेकअप फैक्ट्री के अलावा कोल्ड स्टोरेज भी तुम्हारी चेयरमैनशिप का सबसे बड़ा सबूत होगा। मत भूलो कि इन दोनों कंपनियों पर बहुत से लोगों की नजरें टिकी है, इसलिए अलर्ट रहना बेहद जरूरी है। इस वार्निंग को सुनने के बाद मियांग के एक्सप्रेशन से साफ था कि वह इसे गंभीरता से लेगा। दोनों ने एक दूसरे को अलविदा कहा और दोपहर में मिलने का प्लान फिक्स कर लिया। अब लिविंग रूम में मियांग अकेला बैठा था। उसके मन में अब भी कई सवाल थे। कुछ देर पहले जो हुआ वो उसे परेशान कर रहा था। अंधकार ने फिर से उसे घेर लिया था, लेकिन इस बार ऐसा लग रहा था जैसे वो उसकी मदद करने की कोशिश कर रहा हो। तो उसने अपना फोन निकाला और संगत डू को कॉल किया। दृश्य बदलता है संगत डू के कार्यस्थल पर। जैसे ही उसने फोन उठाया, वो तुरंत बोला, ये संगत डू है, मिस्टर चेयरमैन। आपकी आवाज सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। सुना है कि आप बहुत व्यस्त थे, लेकिन आपकी तबीयत कैसी है? उसकी सवालों की बौछार ने मियांग को थोड़ा चौंका दिया। मैं ठीक हूं, चिंता मत करो डायरेक्टर। मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या तुम डुआन नाम के किसी व्यक्ति को जानते हो? डुआन? क्या उसने आपको पर्सनली कॉल किया किसी खास वजह से? मियांग संगत डू के सवालों से और ज्यादा उलझ गया। तुम क्या कह रहे हो? उसने मुझे 1 हफ्ता पहले एक ऑफर के साथ अप्रोच किया था। ऑफर? क्या ये मेकअप डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ था? बिल्कुल सही। मियांग हल्का सा मुस्कुराया। यही तो है,
सांगोक ने पुष्टि की कि उसने उस ऑफर को ठुकरा दिया था। यह सुनकर मियांग थोड़ा चिंतित हुआ। अपने मन की बेचैनी को दूर करने के लिए मियांग ने और छानबीन करने का फैसला किया। क्या उस प्रस्तावित प्रोडक्ट में कोई समस्या थी? सांगोक ने बताया कि उसने कुछ अफवाहें सुनी थी। कुछ कंपनियां डुआन को हायर करना चाहती थी, लेकिन उसकी डिमांड्स बहुत ज्यादा थी, इसलिए सभी ने पीछे हटने का फैसला किया। बाद में उसने उन कंपनियों से हाथ मिलाया जो कॉपी कैट प्रोडक्ट्स बनाती थी, लेकिन इससे उन्हें कोई बड़ा फायदा नहीं हुआ। इस पूरी बात ने मियांग के दिमाग में कई सवाल खड़े कर दिए। क्या वो उस भविष्य पर भरोसा कर सकता था जिसे उसने देखा था? उसने आगे पूछा, डायरेक्टर, क्या तुम किसी ऐसी लिपस्टिक कंपनी के सीईओ को जानते हो जिसका चेहरा आलू जैसा दिखता हो? सांगोक ने दिमाग पर जोर डालते हुए कहा, आलू जैसा चेहरा? अगर ऐसा कोई इंसान है तो मेरा ख्याल है कि तुम प्रतिनिधि चानू की बात कर रहे हो। मियांग ने उससे चानू के बारे में डिटेल्स मांगी। वो अपने बिजनेस की शुरुआत कार्टेल रिटेलिंग से की थी। चानू कॉस्मेटिक्स के ब्रेक थ्रू की बदौलत वो काफी फेमस हो गया। वो सिर्फ मेकअप इंडस्ट्री में ही नहीं बल्कि कई और फील्ड्स में भी अमीर है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी पहचान यही है कि वो हमेशा दूसरों के प्रोडक्ट्स कॉपी करता है और चोरी छिपे दूसरी कंपनियों के डेवलप किए हुए प्रोडक्ट्स अपने नाम कर लेता है। चानू की खराब रेप्यूटेशन ने मियांग के दिमाग में एक आइडिया डाल दिया। डायरेक्टर, क्या तुम अभी वो ऑफर अपने पास रखते हो? हाँ, क्या मैं तुम्हें भेज दूं? बिल्कुल, मिलते हैं दोपहर में। मियांग ने तुरंत कॉल काट दिया। फिर वो एक अनजानी दिशा में देखने लगा और खुद से बुदबुदाया, क्या ये किसी तरह का संकेत है? दृश्य बदलता है। कांग्रेसी हिएक का ऑफिस। सांगी ने उसके सामने कुछ तस्वीरें रखी। क्या ये सभी आज की ही तस्वीरें हैं? हाँ, आज मियांग कैप्टन शिंदू से मिला। हिएक के चेहरे पर नाराजगी दिखने लगी। तो अब चेयरमैन उसे अपने अंदर खींच रहा है और तुम्हें अब तक पता नहीं चला कि शिंदू उससे क्यों मिला? सांगी ने कहा, मुझे लगता है कि वो उसे कोरिया क्लब में रजिस्टर करने की कोशिश कर रहा है। ये सुनकर कांग्रेसी इतना गुस्से में आ गया कि उसने मेज पर जोर से मुक्का मारा। वो इस परिवार के साथ क्या करने की कोशिश कर रहा है? कोई ऐसा इंसान जिसे कॉमन सेंस तक नहीं है, उसे मीटिंग में शामिल करने की क्या जरूरत है? सांगी बोला, मैं कितना भी सोचूं, समझ नहीं आ रहा कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। क्वासा अपनी कुर्सी से उठकर सोचने लगा, जरूर वो हम दोनों से संतुष्ट नहीं है, तो इसका अंत अच्छा नहीं होगा। सांगी चुपचाप उसकी बात सुनता रहा। फिर उसने एक ऑफर दिया। सबसे अच्छा तरीका यही होगा कि उसे खुद ही लिपस्टिक फैक्ट्री और कोल्ड स्टोरेज को बर्बाद करने दो। क्वासा कुछ सेकंड के लिए रुका, जैसे कि कोई खतरनाक योजना बना रहा हो। कांग्रेसी ने हल्की सी स्मिर्क दी। दृश्य बदलता है। एक आलीशान विला जहां अरबों की कारें प्रवेश द्वार पर खड़ी है। लिविंग रूम में चिंदू, होडोक और कैप्टन डन बैठे थे। शिंदू ने कहा, मुझे लगता है कि कैप्टन डन को टॉप पर रखना एक खतरनाक फैसला है। इससे सिर्फ सबसे बड़े और दूसरे बेटे को शक होगा। होक ने जवाब दिया, उनके पास ना तो वक्त है और ना ही पैसा मुझे मॉनिटर करने के लिए, इसलिए अभी के लिए ये ठीक रहेगा। सही कहा ना, कैप्टन डन? कैप्टन डन हल्के से मुस्कुराया, तुम काफी समझदार हो। चिंदू चुपचाप बैठा रहा। माहौल अचानक शांत हो गया, जब तक कि चिंदू ने दोबारा अपनी बात नहीं कही। होडोक से पूछा गया, पर तुम चेयरमैन मियांग के साथ कोऑपरेट करना चाहते हो, बाकी दो के साथ क्यों नहीं? होडोक ने खिड़की की तरफ देखा और इशारा किया, बड़े और दूसरे बेटे की तरफ। मुझे तभी अंदाजा हो गया था जब उन्होंने सू का गला घोंटने की प्लानिंग की। ये मेरी ही गलती थी। मैंने सू को बहुत ज्यादा अहमियत दी। कैप्टन डुन ने सहानुभूति जताई। हाँ, तुमने सबसे छोटे बच्चे को बहुत स्पेशल ट्रीट किया। शायद उन्होंने सू को अपने प्लान के लिए एक कांटे की तरह देखा, इसलिए उसे हटाने तक का सोचा। होडोक की आवाज कांपने लगी। वो आखिरी बार था जब मैंने उन्हें माफ किया, लेकिन अब उन्होंने मेरी गर्दन पर हाथ डालने की कोशिश की।
फिर वो पलटे और बोले, तुम पूछ रहे हो कि मैं तीसरे बेटे को सपोर्ट क्यों कर रहा हूं? मैं चाहता हूं कि बाकी दोनों उस पर नजर रखें। चिंदू ने संभल कर जवाब दिया, चेयरमैन मियांग इतने कमजोर नहीं है। भले ही चेयरमैन उन्हें अपनी टीम में न लेते, फिर भी वो उनके लिए एक बड़ा खतरा होते। होडोक ने ये बात ठुकरा दी। यही तो अजीब है। वो तो बस एक रईस ज्यादा था जो औरतों पर पैसे उड़ाना पसंद करता था, लेकिन अब जैसे वो किसी और इंसान में बदल गया हो। अगले ही पल उन्होंने कैप्टन डुन को बुलाया और दबाव बनाते हुए पूछा, तुम्हें मियांग के बारे में क्या लगता है? चिंदू ने कैप्टन डुन की ओर से जवाब दिया, भले ही अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ, लेकिन उसमें एक शानदार बिजनेस डायरेक्टर बनने की क्वालिटी है। पर हमें देखना होगा कि क्या वो लंबे समय तक टिक सकता है या कुछ केस संभाल कर ही थक जाएगा। होडोक ने बीच में टोकते हुए कहा, यही तो मेरी चिंता है। कोई इंसान इतनी जल्दी कैसे बदल सकता है? फिर वो गहरी सांस लेते हुए बोले, बाकी दोनों की नजर मियांग पर लगवाना मेरे लिए फायदेमंद होगा, नहीं तो मुझे खुद किसी एक को रास्ते से हटाना पड़ता। ये सुनकर वहां मौजूद लोग थोड़े असहज हो गए। चिंदू ने डरते डरते एक सुझाव दिया, या फिर कंपनी की ओनरशिप बराबर बराबर बांट दी जाए। होडोक ने फौरन इनकार कर दिया, अगर मैंने ओनरशिप बराबर बांटी तो हालात और भी खराब हो जाएंगे। अगर मैंने अपने हाथ खींच लिए तो क्या ये परिवार खुद को खत्म करने पर नहीं उतर आएगा? मैं कंपनी को गलत हाथों में जाने नहीं दे सकता। मैं देखना चाहता हूं कि वो लड़का मियांग क्या कर सकता है। मुझे लगता है कि कुछ ऐसा जरूर होगा जो कैप्टन डुन अकेले हैंडल नहीं कर पाएगा। फिर उन्होंने ध्यान से इंस्ट्रक्शंस दिए, फिलहाल मियांग पर नजर रखो। और फिर उन्होंने जो कहा वो सुनकर सब दंग रह गए। होडोक ने बस हल्की सी खतरनाक मुस्कान दी और बोले, क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह मजेदार होगा? सीन कट टू कैप्टन डुन मियांग के पास एक दिलचस्प गिफ्ट लेकर पहुंचे। उन्होंने हाथ में एक टेजर पकड़ा और शक की नजरों से उसे देखा। डुन ने कहा, भूल जा बॉडी स्वैप वाली बात। मैंने सुना है कि अब तू फ्यूचर देख सकता है। मियांग ने पूछा, तो तू चाहता है कि मैं खुद को इससे झटका मारूं? हाँ, हो सकता है कि चेयरमैन के साथ तुम्हारा बॉडी स्वैप इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हुआ हो, और अगर तू खुद को फिर से इलेक्ट्रिक शॉक देगा तो हो सकता है कि तुझे जवाब मिल जाए। मियांग के चेहरे पर साफ असहमति दिखी। उसे याद था जब वो चांगी के शरीर में था और उसे करंट लगने की वजह से पूरा शरीर सुन्न हो गया था। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, डुन ने टेजर छीन लिया और धीरे धीरे उसे मियांग की ओर बढ़ाया।